नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए आज हम लेकर आए हुए एसएसटी में आपका इतिहास यानी हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल एनसीईआरटी। इसमें आज हम पढ़ेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इससे आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलते हैं और अगर हम बात करें तो 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपको क्लास 7 में एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ने, जहाँ से क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की तो ये आपका 11 नंबर वाला क्लास है, यानी कि इसके पहले हमने क्लास 6 का सभी हिस्ट्री का सभी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। साथ में जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जुड़ सकते हैं, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप चैनल पर चले जाइएगा, एसएसटी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको जियोग्राफी चाहिए तो अलग से मिल जाएगा, और हिस्ट्री के चाहिए तो आपको अलग से मिल जाएगा, एक साथ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा कि पिछले क्लास यानी कि जो हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी हमने कंप्लीट किया था, यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें हमने पूरा अध्याय 1 से लेकर के अध्याय आपके 12 पूरे तरीके यानी अध्याय 10 तक हमने पूरे कंप्लीट कर दिए थे। और आपको जो है हमने ये भी बता दिया था कैसे कैसे क्या क्या हुआ था हमने शुरू से, यानी कि क्या कब कहाँ और कैसे शुरुआत किया था, इमारतें, चित्र तथा किताबें, सभी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। आज की यानी जो क्लास 7 में एनसीईआरटी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पहले हम तो पड़ताल करेंगे। ये एक तरीके एनालिसिस वाला ये पहला अध्याय है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आपके एसएसटी में सीटेट में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि नए राजा और उनके राज से लेकर के 18, यानी कि अगर हम बात करें तो सीधा सीधा समझिएगा कि इस चैप्टर यानी इस क्लास में हम लोग इस क्लास में अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी से लेकर के जो है हम लोग 18वीं शताब्दी तक की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो ये क्लास 7 का जो है आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और इसे आप जैसा कि यहाँ पर चैप्टर देख पा रहे होंगे, सेकेंड है आपका नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में एक राजनीतिक गठन। ये तमाम चीज़ जो है क्लास 7 के एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे। और इससे आपके क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाता है। अगर बात करें तो ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आप देखेंगे एग्जाम 7 जुलाई की जो पेपर में बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर कह सकते हैं कि अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को जोड़कर 7 की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको कहानी के तौर पर समझते हुए आपको आएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें अशोक के बारे में आपने पढ़ा, ठीक, खुशहाल गांव, व्यापारी राजा, नए साम्राज्य, राज्य कैसे बने, कर कैसे आया, ठीक है, आरंभिक नगर कैसे क्या था, ये सब चीज़ें हमने आपको क्लास 6 में हमने पढ़ाया था, जो कि आप सुनते आ रहे होंगे कि आज से 3000 साल पहले, 1500 साल पहले इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ा, ठीक है। अब बात जो होगी यानी जो क्लास 7 के एनसीईआरटी है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसमें हम लोग बात करेंगे 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में जितने भी राजा आए उनके राज साम्राज्य कैसे चले, ठीक है, नगर व्यापारी क्या था और शिल्पीजन क्या था, जनजाति ये सब क्या था, और ईश्वर से अनुराग उनका क्या था, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इनके बीच में हम लोग यहीं अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। शेयर ज़रूर करिएगा। तो चैप्टर आ गया है फर्स्ट की 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ध्यान समझिए कि इसमें हम कुछ एनालिसिस ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको ये पर नक्शा दिख रहा होगा, ठीक, एक आपको ये नक्शा दिख रहा है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहता है कि ये जो मानचित्र आपको ये दिख रहा है, ये मैप जो दिख रहा है, कहता है कि मानचित्र फर्स्ट जो है ये अरब जो है अरब भूगोलवेत्ता अली इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यानी जो पहली बार जो ये नक्शा बनाया गया तो ये भूगोलवेत्ता, अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इद्रिसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है
और भारतीय उपमहाद्वीप को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो भाषा लिखा गया है ये आपके जो उर्दू में लिखा गया है तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये पहली नक्शा है तो आपको अपने इस नक्शे को कंप्लीट नहीं समझ में आएगा, और भाषा अगर अलग है तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे कहता है कि ठीक है, आगे कहता है जो मानचित्र सेकंड है ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1700 जो है 20 में बनाया था, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दे दिया गया है, ठीक है। जगहों के नाम सभी देखेंगे अरबी में दिया गया, तो ये अरबी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको इतना ही नहीं देना। और ये सेकेंड वाला जो ये मैप देख रहे हैं सेकेंड वाला, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये भारत का जो है मैप आपको दिख रहा है। और कैसे कैसे इसके अंदर जो है मैप बने वो उसको आप देखो ध्यान नहीं देना है, बाहर से आपको देख लेना है। यानी जो सेकेंड मैप बना था आपको 1720 में जो बना था, ये चीज़ें कुछ आपको उपमहाद्वीप के बारे में आपको समझ आ रहा है और अपने भारत के बारे में आपको मैप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आगे कहता है उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी, जैसे कि उत्तर भारत का कन्नौज, और कहता है मानचित्र सेकंड पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। तो यहाँ पर सन भी आपको दिया गया, अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर जो पहला मैप बना था वो आपका सन 1154 में बना था, ये आपके अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। और जो दूसरा मैप बना था 600 वर्ष बाद आपके 1720 ईस्वी में एक फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये जो मानचित्र जो सेकेंड आपको बनाया गया है ये आपके 18वीं सदी के आरंभ में 1720 ईस्वी में, और ये जो बनाए थे वे ग्विलाम द लिस्ले के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कहता है इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उनमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब साधारण से देखेंगे, अगर बाहरी समुद्र के बाहरी नक्शे देखेंगे तो आज के ही नक्शे से पूरी तरीके से मैच करता है। बीच का क्या है मैटर वो आपको विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है। और जो नाविक इस्तेमाल करते थे, जो समुद्री व्यापारी थे, वह इसी मैप का जो है यानी जो मानचित्र जो सेकंड में आपके 1720 में बना हुआ है, ठीक है, ग्विलाम द लिस्ले के द्वारा इसी नक्शे का जो है व्यापारी लोग जो है इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इतना ही यहाँ पर फिलहाल में आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली, अब इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहता है अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ क्या होती है, बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मध्य युग की फारसी जो है वह अब की यानी आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण के तो आमतौर पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज का जो हिंदी शब्द है यानी कि जो आप हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, आज जो आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप प्योर हिंदी भाषा नहीं बोलते। इसमें क्या होता है कि बहुत हम ज़्यादातर जो है अब अंग्रेजी भाषा का भी जो है उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो जब हिंदी भाषा बना होगा तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो पूरी हिंदी बोलते थे, लेकिन अब क्या है कि इसी हिंदी को इसे बहुत सारे भाषा यानी अंग्रेजी के शब्दों को भी मिला करके जो है हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि वही कहा गया है कि जो पुरानी फारसी थे अब के फारसी से काफ़ी भिन्न हो गया है। तो समय के साथ भाषाएँ भी क्या होती है, बदलती रहती हैं, ठीक है। आगे कहता है वही बात यहाँ पर कहता है कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, ठीक है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी कि हम क्या करते हैं, हिंदुस्तान को हम क्या भारत का नाम दे रखे हैं। तो कहता है कि भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन यही कहता है कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिमनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो वह उनका आशय किससे था। ये जो हिंदुस्तान शब्द यूज हुआ था वह उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है।
उनसे इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, आगे कहता है कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी क्या हुए, उसके साथ क्या हुए, बढ़ते गए। यानी कि क्षेत्र बढ़ा तो ये शब्द भी क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, आगे वही कहता है कि लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, ठीक है, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए यहाँ पर किया। यानी अब देख पा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान शब्द का तरह तरह यानी समय के हिसाब से इसका यूज होता गया। ठीक है, आगे वही बात कहता है कि यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इतना इसमें करना था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोत, यानी जो इतिहासकार उस समय जो इतना परिवर्तन हुआ तो उसमें इतिहासकार क्या किए और उनका स्रोत कैसे था, आइए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने आपको बताया था कि मतलब यानी कि पिछले चैप्टर में यानी क्लास 6 का एनसीईआरटी हमने गुप्त वंश और हर्षवंश के बारे में आपको बताया, तो कैसे कैसे उसमें इतिहासकार कैसे कैसे स्रोत इकट्ठा करते थे। ठीक है, वहीं कहता है कि इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर जो है यानी कि इस क्लास में ये जो आपका ये क्लास 7 के एनसीईआरटी है, इसे मुख्य तौर पर जो है हम लोग 700 से 1550 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कहता है इस काल के अध्ययन के लिए इतिहास का जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें जो है ऐसे मिलेंगे जो पिछले युग से ही चली आ रही है, यानी जो पहले ही चली आ रही थी वह लगातार आ ही रही थी। लेकिन इसमें कहता है इतिहास का इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला या लिखित सामग्री पर निर्भर थे। ठीक है, आगे पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। कहता है इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहास की सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया, क्योंकि हमने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में लास्ट में हमने बता दिया था कि कागज़ का खोज हो चुका था। ठीक है, तो अब इस समय में जो है कागज़ जो है बिल्कुल सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। यानी अब धीरे धीरे जो है अभी अभिलेखों पर हम लोग खोजते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या भाषाएं आ गई, भाषाएं के बाद लोग जो है अब धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, यानी अब जो लिखेंगे ये पुख्ता सबूत होगा। ठीक, आगे के धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते, यानी जो धनी व्यक्ति होते थे या शासक जन जो है वो मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विशेष जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग क्या था, कठिन था, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं में लिखी होती थी तो इनको समझना भी पड़ता था। आगे वही कहता कि उन दिनों छापे खाने तो नहीं थी, इसलिए लिपि या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, यानी वही लिख लिख करके ही बनते थे। तो जो भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम पुख्ता सबूत तो हो मिल जाता था। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था कि जो खुदाई होती, जो हम कह सकते हैं खुदाई के दौरान अभिलेखों पर जो लिखा हुआ था उसी से हम लोग पता करते थे। लेकिन अब क्या चीज़ें बदल गई थी, अब क्या था कि अब यहाँ पर कागज़ का प्रयोग होना शुरू हो गया, कागज़ बहुत सस्ते मिलना शुरू हो गए, तो यहाँ पर धीरे धीरे हर भाषाएं में जो है धीरे धीरे क्या हुआ, लिखा जाने लगा। ठीक है,
लेकिन इन लिपियों को जैसे कि जैसे शिलालेख थे, इन लिपियों को देख करके जब इनका नकल करके उतारना होता था तो चीज़ें कुछ मिस्टेक होती थी, गलतियां होती। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने पहले पढ़ाई किया होगा, जैसे मान लेते हैं आप 6 या 7 में आपने किसी दिन आपने क्लास नहीं किया, उस दिन का आपका नोट्स छूट गया, तो आप किसी फ्रेंड का लेकर के लिखते थे, तो हो सकता था उसका किसी भी राइटिंग में कहीं कहीं शब्दों को आपको नहीं समझ में आता था कि यहाँ पर लिखा क्या है ना। तो यहाँ पर भी वही सेम समस्या आती थी। वही कहा कि अगर आपने किसी मित्र के गृहकार्य का नकल उतारी तो आपको यह काम आसान नहीं लगा होगा, ठीक है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता था होता होगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया होगा, ठीक है। उसके फलस्वरूप आपने लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन कहता है कि महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखने का जो प्रयोग आपका क्या हुआ ना, शुरू हो गया था, ठीक। तो धीरे धीरे क्या वही कहा है कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। यानी जो जैसे मिलता गया उसको उतारते गए और सेंटेंस जो है किसी को नहीं समझ आया तो उसके बदले में उसका अर्थ बदलता गया, तो इसमें परिवर्तन आता गया, ठीक है। यही बात है, ठीक है। आगे कहता है कि क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से क्या निर्भर रहना पड़ा है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। यानी ग्रंथ एक ही, लेकिन प्रतिलिपियाँ कौन किस तरीके से लिखा था, उसमें क्या क्या भाव थे, तो सबको इतिहासकार को सबको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। आगे कहता है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। आगे वही कहता है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी में जो है कहता है 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे कैसे थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। कहता है कि सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। यही हमें आज के यानी कि 7 के एनसीईआरटी में यही हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे कहता मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नि अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। जैसा कि बहुत सारे राजाओं की लड़ाई में आपने देखा तो गोली बारूद ये सब चलता था, ठीक है। तो इस सब का उपयोग होना शुरू हो गया था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ हैं जो नए विचार भी साथ में लेकर के आए थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी ये काल रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कितने में 1700 से लेकर के 1750 या फिर 1800 ईस्वी तक में बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आया। यानी आर्थिक में भी आया, राजनीतिक में आया और सामाजिक और सांस्कृतिक में भी परिवर्तन आया, इसलिए इसे परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। आगे कहते हैं कि इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम जो है राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा
और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में जो है राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ जो है मराठा, सिख, जाट और होम और कायस्थ यानी मुख्य लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी यह उठाया। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे नए चीज़ें आ रही थी, नए फसलों का विस्तार हो रहा था, तो जिसमें कि जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती करने वाले इलाके क्या होती थी, बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, आगे कहता है कि कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण जो कई वनवासियों को मजदूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और जो है कुछ वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह जो है वो क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों के से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे यानी जानवर भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। ठीक है, ये आपका क्या बदलता रहता था, ऊपर नीचे हो सकता था। ठीक है, आगे कह सकते हैं कि आगे कहता है इसमें कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाती थी, जिसके कुछ इलाकों में जातीय पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, ये सब इसमें परिवर्तन आए, यानी कि आप देख सकते हैं जाति में भी आए और छोटे कृषक में कैसे कैसे अंतर आए, ये सब हमने आपको बता दिया। और इसके बाद बात करेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। ठीक है, कहता है कि चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन यानी कि 1266 से 1287 की ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा करना, प्रशस्ति के उदाहरण के लिए हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और उसमें जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ जो है आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे जो है पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। ठीक है, तो ये देख सकते परिवर्तन आया हुआ है। आपको ये मोटी मोटी ये जानकारी से अध्याय में हम दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो आपका सेकंड अध्याय से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। ये मोटी मोटी कहानी के तौर पर आप समझते चलिएगा, है ना। थोड़ा सा ये कहानी ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कहानी ही है, इसको आप समझते चलिएगा। बाकी अध्याय 2 से जो है आप जब पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकार
भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। ठीक है, यही सब चीज़ें इसमें हैं। और आगे कहता है कि सन 1700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की असर क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो देख सकते हैं ये सब जो आप बात करें तो ये देख सकते हैं इसकी 1700 से लेकर के जो है 700 ईस्वी 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में जो 1000 सालों का जो परिवर्तन हुआ उसी के बारे में मोटा मोटा यहाँ पर जानकारी है। बाकी हम फिर इसके बाद हम अध्याय टू अध्याय पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पुराने और नए धर्म क्या थे। ठीक है, तो कहता है कि इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके द्वारा धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे कि दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे समुदाय का सामाजिक संसार जो है बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन जो है आता गया। अब कहता है कि आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में कुछ ऐसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि था। आगे कहता है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी क्या बढ़ता गया। आगे कहता है इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेममल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों के भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पल जो 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए यहाँ पर पहुँचा। मुसलमान कुरान जो है शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी रही हो। आगे कहता है कि कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रियों और उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। आगे इसी में कहता है कि मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्नताओं परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यमयी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये सब बातें किसमें हो रही हैं? आपके 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में जो भी परिवर्तन हुए सबके बारे में यहाँ पर जानकारी आप मोटे तौर पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि समय और इतिहास के कालखंडों पर आइए हम लोग विचार कर लेते हैं। कहता है इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को क्या है झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ समान हो जाता है। आगे इसी में कहता है 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब ये क्वेश्चन आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये मिला लीजिएगा, ये सीटेट इस बार 2024 के पेपर में ये आया था। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि
कथन ए दिया था, कथन बी दिया था कि कथन ए में आपको दिया था, ठीक है, कि जो ये आपके अंग्रेज थे ये इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, उसमें दे रखा था हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पर क्या दिया था, आधुनिक काल दिया था, ठीक है, आधुनिक काल में बांटा गया, जिसको आपको सही गलत पहचानना था। जबकि किस में बांटा गया, ब्रिटिश में बांटा गया था, इसलिए यह स्टेटमेंट, ये कथन क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। आगे का विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी, ठीक है। आगे कहता है कि इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ते यानी जो आपने क्लास 6 का NCERT पढ़ा हुआ है, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों के समावेशन था, जिसमें शिकायत संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गाँव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज साम्राज्य। इस काल और जो है आप जो है इस वाले चैप्टर में क्लास 7 के NCERT में इतिहास में आप जो है प्राय मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ेंगे, यानी जो मध्य का इतिहास रहा है वही आप पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विषय, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में कह सकते हैं कि इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 वाले, ठीक है। आगे कहते भारत के इतिहास के 1000 साल जो है अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे कहता है इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते आप लोग चलेंगे, ठीक है। यानी कि चैप्टर पढ़ेंगे तो आप चीज़ें आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर जो है ये सब इसमें बताया गया था 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। तो ये मोटी सी एक कहानी था जो हमने आपको सुनाया, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जहाँ से मिला था सीटेट में इसका पूछा तो वो हमने आपको बता दिया। बाकी जो आपको जो पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 2 से कंप्लीट करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से ही आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। हम कह सकते हैं ये डेमो था, यानी जो क्लास 7 का जो हमारे आती सेकेंड है NCERT, इसका ये डेमो था कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जो हमने पड़ताल के बारे में जो आपको कहानी सुनाई ये आपने सुन लिया। जो क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको चैप्टर नंबर 2 से कि नए राजा और उनके राज, यहाँ से हम लोग पढ़ते हुए आपको 8वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट में कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कल वाले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करिएगा, ग्रुप से आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। और क्लास का जो टाइम है हम वही टाइम सेम रखा हुआ है, शाम को जो है आपको 7 बजे जो है क्लास रोजाना चलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।